नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सष्टम झारखंड विधानसभा सत्र के पहले विशेष सत्र के तीसरे दिन सदन के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। तदुपरांत 2024-25 के लिए 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा सदन के पटल पर पेश किया गया। ये चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इसके बाद सदन की कार्रवाई 12 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के जरिए सरकार के कार्य योजनाओं की जानकारी सदन को दी, जिसमें हर उन विषयों का उल्लेख था जिसको गठबंधन ने अपने साथ गारंटी में लाया था। झारखंड के राज्यपाल ने ये बातें कही कि सरना धर्म कोड केंद्रीय गृह विभाग में लटका हुआ है। प्रश्न यह है कि यह सभा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के गठन हेतु अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को प्राधिकृत करें। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मान्य सदस्यगण, सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 12 दिसंबर 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव 2024 में नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य के रूप में आपका कार्यकाल वर्ष के अंतिम महीने से प्रारंभ हो रहा है। आप में से कई सदस्य पूर्व में भी इस सदन के सदस्य रहे हैं और बहुत से सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर यहाँ पहुँचे हैं। इस प्रकार इस सदन में अनुभवी तथा नए सदस्यों का समागम हुआ है। सबको मिलकर जनादेश का सम्मान करते हुए जन भावनाएं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है। जनता के कल्याण और जनता के विकास के लिए पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण से कार्य करना है। झारखंड विधानसभा की आदर्श परंपराओं और कीर्ति को आप सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। इसके लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। हेमंत सरकार ने सदन में इस वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट रखा। तीसरे दिन सदन स्थगित होने के बाद विधानसभा परिसर से निकलते हुए झारखंड विधानसभा स्पीकर एवं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की शुरुआत हुई। उसके बाद सदन में बजट रखा गया और गुरुवार बजट पर सदन में चर्चा होगी। जब सदन आहूत होता है तो प्रारंभिक जो आह्वान है वो महामहिम राज्यपाल के तरफ से होता है और उस परिपाटी के तहत महामहिम जी सदन में अपना वक्तव्य को रखे और उसके बाद उनके विदाई के बाद फिर बजट रखा गया। कल उस पर चर्चा भी होगा। उसका पालन पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र गुदड़ी ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन के कारण पिछले 4-5 दिनों से चर्चा में है। शुक्रवार को इस क्षेत्र में ग्रामीणों ने सेंद्रा अभियान के तहत 2 PLFI उग्रवादियों को पीट कर हत्या कर दी थी। हालांकि दोनों का शव पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। इस घटना के 4 दिन बाद DC, SP और अन्य अधिकारी गुदड़ी पहुंचे और प्रखंड कार्यालय में कई गाँव के ग्रामीण मुंडा के साथ बैठक कर जानकारी ली। बैठक के बाद DC ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि क्षेत्र के विकास और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जबकि PLFI उग्रवादियों की हत्या के मामले में SP ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा दोनों के शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पुलिस छानबीन कर रही है। गुदड़ी दौरा के दौरान DC कुलदीप चौधरी, SP आशुतोष शेखर ने लोढ़ाई स्थित हाई स्कूल सोनवा में संचालित झारखंड बालिका आवास विद्यालय गुदड़ी, लोढ़ाई मैदान गुदड़ी में कारो नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल के कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पोड़ाहाट अनुमंडल के SDO श्रुति राजलक्ष्मी, DDC संदीप कुमार मीणा, ASP अभियान पारस राणा समेत कई पदाधिकारी व पुलिस जवान उपस्थित थे।
आज हम लोग जिला प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस अधीक्षक महोदय, विकास आयुक्त और मंडल पदाधिकारी, संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी, हम सभी लोगों ने मुख्यतः आज चक्रधरपुर अनुमंडल के जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जिसमें कि सोनुआ, गुदड़ी, गोइलकेरा, यहाँ पर सरकार की जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उनका धरातल पर वास्तविक आकलन करने के लिए, साथ के साथ यहाँ पर जो लोकल रेवेन्यू के हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हेडमैन हैं, मानकी मुंडा जी, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने बैठक भी की है। उनके माध्यम से भी हम लोगों ने जाना है कि आज इस संवाद में कि किस प्रकार की योजनाओं का अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति है। उन्होंने कुछ अपने फीडबैक भी साझा किए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी जन अपेक्षाओं से संबंधित योजनाएं जिनको क्षेत्र में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी और लगातार इस प्रकार से एक संवाद कार्यक्रम स्थापित करने का भी हम लोगों ने पहल किया है। इसमें अनुमंडल स्तर पर हर महीने में अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ सभी लोगों की बैठक होगी और जिला स्तर पर भी सभी प्रखंडों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और आने वाले समय में जो क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता है, खासकर कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क स्थापित करना और जो नदी पर ब्रिज है उसका भी हम लोगों ने कार्य का आकलन किया और साथ का जो कार्य अभी थोड़ा उसकी गति धीमी है, उसको तेजी लाने के लिए भी संबंधित एजेंसी को भी हमने निर्देश दिया है और सभी विकास की योजनाएं चाहे स्कूल के क्षेत्र में हैं, चाहे पेयजल की संबंधित हैं, सभी को हम लोगों ने आज चेक भी किया है। कुछ योजनाओं को हम लोगों ने जाकर पर्सनली भी देखा है और आने वाले समय में और बेहतर तरह से किस तरह हम लोग योजनाओं को धरातल पर उतार सकें, इसी की दिशा में पहल करने के लिए हम लोगों ने द्वारा किया है। लगातार उसमें अभियान संचालित किया जा रहा है और हम लोग इसीलिए यहाँ पे ताकि लोगों से भी संवाद स्थापित हो और जो विकास के कार्य हैं उनको और ज़्यादा प्रगति प्रदान किया जाए। तो लगातार इसमें अभियान संचालित किया जा रहा है। 3 थानों की टीम गुंडी से, गोइलकेरा से और अनंतपुर से, प्लस जो हमारे एक्स्ट्रा फोर्सेज हैं जैप आयुर्वेद, सबको यूज़ करके आसूचना संकलन में और सत्यापन उनका इन्वॉल्वमेंट करके कार्य किया जा रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हजारीबाग में मंगलवार को NH-33 को जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में सड़क जाम खत्म करवाने पहुंची पुलिस पर छात्रों ने पथराव भी कर दिया, जिससे मामला काफी बिगड़ गया। इस दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई। आक्रोशित छात्रों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। बाद में इन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस कार्रवाई में कई छात्र चोटिल हुए। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सत्ता पक्ष के विधायक ने विपक्षी भाजपा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वो छात्रों की बात को मानकर उनकी जो मांगे हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो उनकी बातों को सुनकर, उनकी मांगों को सुनकर वो सीबीआई जांच के आदेश दे दे। और दूसरी ओर देखा जाए, आंदोलन कर रहे छात्रों पर राज्य सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूंगी कि आप जितने भी अधिकारी, क्योंकि उस लाठीचार्ज में कुछ लड़कियां भी थी जिन पर लाठियां बरसाई गई, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो जितने भी अधिकारी गण हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। कुछ छात्र छात्राएं हमसे वार्तालाप करने के लिए माध्यमों का सहारा लेकर हम तक पहुंचे और उन्होंने अपनी जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी, उन्हें रखी। तो अगर इसमें कुछ है नहीं तो मैं यही चाहूंगी कि सरकार को सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए। चाहती है सरकार ने गलत किया है, गलत को करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना ताकि कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं करे, बिल्कुल गलत। अगर सरकार सही रास्ते पर है, पीछे कौन है, तो फिर सीबीआई जांच से उनको घबराना नहीं चाहिए। सीबीआई की जांच उनको अग्रसारित कर देना। जहां सरकार जुल्म करेगी, जहां सरकार गड़बड़ करेगी, जहां सरकार के स्तर पर जहां कदाचार होगी, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। तो मेरा कहना है कि छात्र हमारे बच्चे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ हमको खिलवाड़ नहीं करना है। अगर जो जायज़ है, जहाँ गलत है आप प्रमाणित करिएगा ना। आप बिना प्रमाण के ही अगर आंदोलन करिएगा तो ये कहाँ सूचित है।
आपको प्रमाण देना पड़ेगा। मान लीजिए वीडियो, सोशल मीडिया ये प्रमाण नहीं होता है, सोशल मीडिया प्रमाण उसका नहीं होता है। हमने कहा ना, हम लोग नेट तक बंद कर दिए कि आप पारदर्शिता के साथ में आप एग्ज़ाम, सीजीएल का एग्ज़ाम हम करा पाए। तो देखिए, एक चीज़ है कि हम तमाम लोगों का दायित्व है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखें। हम लोग छात्रों को अभी लगातार हम वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। छात्र ठीक है, अगर एसएससी छात्र नहीं कर पाए, जेपीएससी निकाले, जेपीएससी नहीं कर पाए, अन्य जो जगह है वहाँ पे वो निकाले। हमारी यही कोशिश रहेगी। देखिए अभी मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ है कि जिस प्रकार से कुछ कार्यकर्ता बन करके भाजपा ने जो प्रयास किया था वो तो विफल रहा। छात्र का अगर समर्थन हमको नहीं रहता तो इतनी बड़े मैंडेट हमारा नहीं आता। इसमें छात्र का भी समर्थन रहा, किसानों का भी समर्थन रहा, मजदूरों का भी समर्थन रहा, व्यवसायियों का भी समर्थन रहा। तमाम लोगों का समर्थन के बल पे ही यहाँ पे सरकार बनी हुई है। जमशेदपुर में लगने वाले जाम से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत मानगो स्थित डिमना रोड से सब्जी विक्रेताओं को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को सब्जी विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। इससे पहले फुटपाथी दुकानदारों ने बैठक की और एक स्वर में नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने का निर्णय लिया। दुकानदारों ने कहा कि उन्हें 1 वर्ष पूर्व भी फुटपाथ से हटाया गया था। उस वक्त उन्हें बसाए जाने का वादा किया गया था, लेकिन ये केवल आश्वासन भर ही रहा। वर्तमान समय में वे लोग सड़क किनारे ही अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें वहां से भी हटाया जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि नगर निगम अविलंब उनके दुकानों को लगाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। बता दें कि जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने भी प्रशासन को निर्देश दिया था कि मानगो डिमना रोड किनारे सड़क पर सब्जी बेचने वालों को हटाने के पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। एक साल पहले हम लोगों का बाजार तोड़ दिया गया बिना सूचना का, और हम लोग को बोला गया कि आप लोग को पहले बसाएंगे, उसके बाद आप लोग को हटाएंगे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग का बाजार पूरा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद नदी किनारे और 1-2 जगह वो शिफ्टिंग के नाम पे कि आप लोग वहाँ शिफ्ट किया जा रहा, तो हम लोग बाजार वाला किसी का शिफ्ट नहीं किया गया। वो वहाँ पे केवल बिक्री हुआ, जिसका पास पैसा था वो खरीदा, जिसका पास नहीं था रोड में बैठा हुआ है। और उसके बाद अभी तत्काल जो रोड में बैठे हुए थे, हम लोग सब दुकानदारी साल भर से चल रहा था, तो नगर निगम 5 दिन से आ रहा, डेली हटा रहा, डेली। कल तो ऐसा हुआ कि सबको डंडा भांजा गया और सबका सामान लोड करके ले जाया गया, सबको हटाया गया। तो हम लोग का मांग यही है कि हम लोग हटाए हैं तो हम लोग को कहीं आसपास कहीं व्यवस्था कराइए। हम लोग का यही रोजी रोटी है। करीब 50 साल से ये सब दुकानदार यही, हम लोग सब यही कर रहे हैं। हम पिताजी के समय से सब धंधा रोजी रोटी यही है। इसके अलावा कोई काम और कोई जानता नहीं है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को आसपास कहीं बैठाया जाए कि हम लोग को रोजी रोटी चले। इससे हम लोग का भी रोजी रोटी चलेगा। और मानगो में एक भी बाजार नहीं है। 2014 कानून में हम लोग को ये है कि आबादी का 2.5% आपको फुटपाथ को देने के लिए आरक्षित है। तो आबादी का यहाँ 3 लाख करीब आबादी है मानगो का। तो हम लोग को 7,500 आदमी का नहीं तो कम से कम हम लोग जो 200-400 दुकानदार है फुटपाथी लोग, उनको तो बैठने का व्यवस्था आपके पास होना चाहिए। जिला प्रशासन सरकार से यही मांग है कि हम लोग को एक बाजार बना के दिया जाए, और बाजार जब तक बने तब तक हम लोग रोज में बैठना नहीं चाहते हैं। हम लोग रोज जाम, हम लोग ठीक है हमारे तक तो रोज जाम होता है, हम लोग रोज जाम नहीं करेंगे। हम लोग के बीच में बैठा दीजिए, इतना खाली जगह है, पुल वहाँ तक है, धर्मशाला के सामने वाला जगह है, यहाँ पे हम लोग को बैठा दीजिए, जिससे हम लोग सब कम से कम सब्जी बेचे, रोज भी जाम नहीं होगा और सब हम लोग रोजी रोटी भी चलेगा, हम लोग धंधा भी करेंगे। इधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान को टाटा स्टील द्वारा घेरे जाने और भारी वाहनों की पार्किंग करने से लोगों में नाराजगी है। बुधवार को स्थानीय लोग और दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य मैदान पहुंचे और विरोध जताया। इस दौरान आक्रोश जता रहे लोगों ने मैदान के गेट में गड्ढा खोद दिया और वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी। बता दें कि टाटा स्टील यूसीएल द्वारा दुर्गा पूजा मैदान की घेराबंदी कर वहां ट्रकों की पार्किंग कराई जा रही है। इसका विरोध स्थानीय लोगों और पूजा कमेटियों ने शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि कई वर्षों से इस मैदान में दुर्गा पूजा होते आ रही है। इस इलाके में कंपनी द्वारा खुद ही कई स्कूल का संचालन किया जाता है। मैदान में ट्रक और ट्रेलर पार्क होने से इस मैदान में खेल पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। वर्ष 1932 से इस मैदान में दुर्गा पूजा हो रही है। अब भारी वाहनों का पार्किंग किए जाने से पूजा करने में परेशानी होगी, जबकि टाटा स्टील यूआईएसएल के अधिकारियों का कहना है कि यहां पर पार्क बनाने की योजना है। के सामने देख रहे टाटा कंपनी डेली नया ढोंग और नया प्रखंड इंडस्ट्री है। ये जहाँ पर बरसों से आजादी से पहले दुर्गा पूजा होती आ रही है,
और यहाँ पर अभी गाड़ियाँ लगाना चालू कर दी है। हजारों स्कूल यहाँ पर है, ईस्ट प्लांट बस्ती है, रघुवर नगर है, क्वार्टर है, यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। टाटा कंपनी ने गेट बनाया, पहले भी हमने धरना प्रदर्शन करके ये फ्लाईओवर बनाया, पर उसमें टेलर ट्रक कोई नहीं चलता है। और ईस्ट प्लांट बस्ती से लेके अगर आप देखिएगा स्टेशन आपको आना हो या कोई मर रहा जी रहा है या एम्बुलेंस का काम हो, डेली शाम को 8 बजे 9 बजे के बाद गाड़ियों का जाम लगा रहता है। आप ब्रह्मेश रोड से स्टेशन नहीं जा सकते, ना टेलको जा सकते हैं। टाटा कंपनी के बड़े अफसर एसी कमरों में बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। जो टाटा जी की सोच थी, इस शहर को बसाया था, हमारे पूर्वज यहाँ पर आके टाटा कंपनी में काम किए या टाटा के यहाँ पर कंसल्टेंट रहे, पर कोई मतलब नहीं है। आप अपने फतवा जारी करते हैं, जिसको कंपनी बना दी है वो कभी पार्क के नाम पे आपका जमीन अतिक्रमण करती है और उसके बाद अपना खेल रचाती है। हर जगह पे उन्होंने ये स्लैब लगा दिया, पूरा बर्मा में इसको 80% को घेर दिया इन्होंने। लोग बस्ती के लोग या बर्मा में इसके लोग कहाँ खेलेंगे बच्चे। टाटा कंपनी के अधिकारी किससे बात कहाँ करते हो, अपने आप को भगवान समझते हैं, सरकार को कुछ नहीं समझते, तो आम जनता को क्या समझेंगे। या 80% लोग टाटा कंपनी में काम करने वाले या तो मजदूर है या दूसरे लोग हैं, पर टाटा कंपनी को चिंता कहाँ। ये देखिए आपके सामने बीचिंग प्लांट है, गाड़ियों का हाल देखिए, पेड़ों का हाल देखिए, हरे का सफेद हो गया है, पर हजारों बार भी कंप्लेन कही गई है, पर मतलब नहीं है। कभी आज तक हुआ टाटा की कभी एमडी हो या वीपी हो या दूसरे हो या जिसको के आके कभी पता लिया कि मोहल्ले के लोगों का क्या हाल है, बाजार तोड़ना है, गुरुद्वारा तोड़ना है या स्कूल हटाने, कब हटाइएगा। अगर हटाना तो एक हम पूरे एरिया को जगह दे दीजिए ना, आप पूरा जो आपकी मनमानी कीजिए, पर एक एरिया को बसाइए ना। आप उनकी नागरिक सुविधा छीन के ना सड़क बना रहे, ना कुछ बना रहे, ना कुछ कर रहे हैं। आप डेली जाम हो रहे, डेली एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे हैं, पर किसी को जिसका घर का जाता है उससे पूछिए। पर टाटा कंपनी को फिक्र नहीं है, ये आवाज यहाँ नहीं दबेगी, आगे तक आंदोलन जाएगा। अभी यहाँ देखिए सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और टाटा कंपनी को समझ में आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी भूल कर रही है अपनी। आप कभी बिष्टुपुर जाइए, वहाँ बिष्टुपुर में धूल भी नहीं उड़ता है सड़कों पे। जो अधिकारी लोग वहाँ बैठे हैं उसके लिए मशीन रखा है वो लोग कि वहाँ साफ करने की। और यहाँ जब कचरा उठाया जाता है तो बेलचा से उठाया जाता है। जब तक पारसी समाज के लोग यहाँ टाटा के एमडी और प्रमुख जगह पदों पर थे, उनमें मानवता थी, उनमें ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते थे, इन्वायरमेंट के बारे में सोचते थे। जब से पारसी समाज हट गया है, दूसरे लोग बन गए, उनको प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट ही नहीं, जब उस पद से हटते हैं, आज चाणक्य चौधरी हैं, उनसे पहले जो थे, ये चाणक्य चौधरी हटने वाले 2-4 महीना में, वो अपना 2-4 को ठेका लगा देते हैं यहाँ पर, उनका बिजनेस चल रहा है। तेलुगु वाला लोग का जो एमडी आएगा उसका अपना कैंटीन चलने लगेगा, महाराष्ट्र का आदमी काम करते रहेगा। ये लोग बिजनेस खाली काम कर रहे हैं, लोग का काम धंधा है। 1 नंबर में आंदोलन जाना, अगर इनके कोई सीनियर अधिकारी जो टाटा स्टील से हो, अगर वो उस पर वार्ता करेंगे तो हम लोग का प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। हम लोग उनसे जरूर बात करेंगे। हम विकास के बाधक भी नहीं हैं, आप विकास भी करिए, पर्यावरण को भी देखिए, अगल बगल के लोग को भी देखिए, मानव का स्वास्थ्य भी देखिए, अब बाकी चीज भी आप अपना कार्य करिए। जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंटों को चुनाव खर्च के अंतिम मिलान के लिए बुधवार को प्रशिक्षण दिया गया। जिले की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सभी 106 प्रत्याशियों को 18 दिसंबर को चुनाव खर्च का अंतिम हिसाब किताब जमा करना है। विगत दिनों झारखंड राज्य में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के उपरांत सभी उम्मीदवारों को अपने आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को सुपुर्द करना है। इसके लिए तमाम प्रत्याशियों को इसके पद्धति की ट्रेनिंग दी जा रही है। जमशेदपुर में भी सेल्स टैक्स भवन में इसके निमित्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बाबत जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण के आधार पर सभी अपने आय व्यय का ब्यौरा सुपुर्द करें, ताकि इसे चुनाव आयोग को जमा करवाया जा सके। इस बार हिसाब किताब जमा करने में विफल रहने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। हमारी अकाउंटिंग टीम अभी जो है, जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी विधानसभा विभाग के, उनका सारे खर्चा का ब्यौरा सब दिखाना पड़ता है उनको शैडो रजिस्टर। तो उस शैडो रजिस्टर में जो अंतिम खर्चा अभी है, जो इलेक्शन खत्म हो गया, तो अभी तक का जितना भी खर्चा है उसके लिए हम लोग एक आज प्रशिक्षण रखे थे, ताकि ये पता चल जाए कैंडिडेट को कि क्या क्या उसमें सबमिशन देना है, किस किस तरह से अपने वाउचर को मेंशन करना है, अपने खर्चों को किस तरह से दिखाना है। पूर्वी सिंहभूम जिले में अविभाजित बिहार के समय बांग्ला, उड़िया एवं उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों एवं किताब की आपूर्ति सही से होती थी। इस वजह से पठन पाठन का कार्य सही तरीके से चलता था। लेकिन एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होने के बाद से क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई नहीं होने से बच्चे अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। सभी को मजबूरीवश हिंदी से पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से शुरू होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश के अलावे मातृभाषा को भी चयन करने का अवसर छात्रों को मिलना चाहिए, जिससे वह
अपनी मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि आज उनके बच्चे उड़िया पढ़ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी महापुराण भी उड़िया भाषा में है, ऐसे में उसे भी पढ़ पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने कहा कि पोटका के एकमात्र उर्दू बालिका विद्यालय में 600 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यहाँ उर्दू के शिक्षक तो है, लेकिन किताबों की छपाई नहीं होने से बच्चे हिंदी में ही पढ़ने को मजबूर है। विवेकानंद भट्ट मिश्रा ने कहा कि पोटका में कई विद्यालयों में उड़िया भाषा की पढ़ाई होती थी, जिसमें उत्कलीय सम्मेलनी संस्था द्वारा प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक अपने निजी मानदेय पर नियुक्त किए गए थे, मगर आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण ये शिक्षक 1 साल से विद्यालय से दूर है। मध्य विद्यालय खैरपाल उड़िया के प्रधानाध्यापक हिमंती सुरीन ने कहा कि इस विद्यालय के नाम में उड़िया जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हिंदी में पढ़ाई होती है। वहीं बंगला बोर्ड मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अख्तर हुसैन ने कहा कि बंगाल बोर्ड है, मगर हिंदी में ही पढ़ाई होती है। इसी स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग खुद यहाँ के छात्र रहे हैं। हम लोग क्लास 8 तक टोटल सब्जेक्ट उड़िया में पढ़ते थे। उस टाइम हम लोग को बुक अपने खरीदते थे, अवेलेबल था, अविभाजित बिहार के समय। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ, पूरा सब सब्जेक्ट हिंदी हो गया। क्षेत्रीय भाषा का कोई लगभग विलुप्त के कगार पर है, जबकि हम लोग यहाँ उड़िया वासी हैं। इस गांव में गार्जियन भी चाहता है, बच्चा भी उत्सुक है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। बाध्य होकर हम लोग उड़िया को भूलते जा रहे हैं। अभी का बच्चा उड़िया कुछ नहीं जान पा रहा है। कोई अगर घर में गार्जियन कोशिश कर रहा तो वो सीख रहा, लेकिन स्कूल में अभी उड़िया विलुप्त के कगार पे है। ना उड़िया शिक्षक है यहाँ पे, ना कुछ विधि व्यवस्था उड़िया के लिए कुछ है, वैसा कुछ है नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो है पोटका प्रखंड में कहेंगे मात्र एक उर्दू मध्य विद्यालय है, जो हल्दी पोखर उर्दू गर्ल्स स्कूल के नाम से है। करीब करीब 600 प्लस 600 से ऊपर बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर अभी अध्ययनरत है। लेकिन अफसोस की बात है, एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक्स अवेलेबल किया जा रहा है, वो सोशल साइंस हो, मैथ हो, सारे बुक जो है उर्दू में कुछ भी स्क्रिप्ट से नहीं आ रहा। सारा स्क्रिप्ट रहता है हिंदी। सिर्फ जो एक जो मातृभाषा वाला जो बुक है उर्दू का, वही एक अवेलेबल हो पा रहा है। सारी किताबें जो है वो हिंदी लिपि से आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो उर्दू का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि इस पर ध्यान दिया जाए और उर्दू के जो बुक्स हैं और बाकी जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भी वही भेदभाव हो रहा है। रीजनल लैंग्वेजेस में जो बुक्स है उसको प्रिंट कराया जाए और समय से स्कूल में उसे अवेलेबल कराया जाए। जैसे हमारा बोर्ड मध्य विद्यालय हल्दीपुर में कुल 1 से 8 तक में 110 स्टूडेंट है, और अभी तो यहाँ पर हिंदी में ही पढ़ाई हो रहा है और बुक भी उसी में आता है, हिंदी माध्यम से। तो पहले ये बंगला बोर्ड था क्या? जैसा तो जब से तो हम आए हैं तो यही है, बोर्ड मध्य विद्यालय हल्दीपुर। बंगला कभी पुस्तक आया क्या? नहीं, हमने मैंने पीरियड में तो नहीं आया है। का नाम मध्य विद्यालय खैरपाल उड़िया है और यहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई होता है। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सोड़ो टोला दयालटान गांव के एक कुएं से बुधवार को एक शव बरामद किया गया। शव की पहचान दीरीडारी निवासी 32 वर्षीय सुबोध गोप उर्फ घासिया के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे शव को ग्रामीणों के सहयोग से कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भिजवाया। मिली जानकारी के अनुसार सुबोध बीते रविवार को घर से अपनी बाइक लेकर फुटबॉल खेल देखने के लिए तिरुडी थाना क्षेत्र के पांडरा गया था, फिर घर वापस नहीं लौटा। सुबोध गोप ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। वह रात को फुटबॉल देखकर दोस्तों के साथ दयालटान में एक भट्टी पर शराब पी रहा था। इसकी जानकारी परिजनों को मिली थी, लेकिन वह दूसरे दिन भी घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद मृतक की पत्नी कोकिला देवी ने मंगलवार को ईचागढ़ थाना में गुमशुदगी की लिखित शिकायत की। इसके बाद बुधवार सुबह सुबोध का शव कुएं से बरामद किया गया। मृतक के भाई अघनु गोप ने बड़े भाई की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।
थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे ने बताया कि परिजनों द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा और हर पहलू पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संडे को निकला था मेला देखने, मेला देख के आया। अरे दोयला टांड में जो भाटी है, भाटी के पास था लोग सब कोई, और वहीं से कांड हुआ। उसको पकड़ के मारा और वहीं से छानबीन किया। हम लोग कुछ सबको सूचना दिया, मुखिया को पहले दिया था, मुखिया कुछ कार्रवाई नहीं किया। थाना गया था, नहीं किया तो थाना में रिपोर्ट लिखा। उसके बाद हम लोग को भेज दिया घर, छानबीन किया जाएगा। थाना में कुछ नहीं, रिपोर्ट लिख के दिया, पेपर पकड़ा और हम लोग को भेज दिया घर। मामला है कि घसिया गोप जो है कल इसके शाम में गुमशुदगी का आवेदन मिला था थाना पे हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो है आज सुबह लाश इनका कुआं से बरामद हुआ है। लाश निकाला गया, अभी हम लोग पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। परिजनों का जो भी है आरोपी आकर अपना फायर दर्ज करेंगे। उसके बाद हम लोग पे जांच कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई किया जाएगा। प्रथम दृष्टिया क्या लगा? प्रथम दृष्टिया अभी कुछ कहना मुश्किल है, पहले पोस्टमार्टम होगा तभी कुछ कहा जा सकता है। जमशेदपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित SNTI सभागार में आयोजित इस सेमिनार में इसरो, भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र NML, IIT सहित देश भर के 300 से अधिक विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे, जो वेल्डिंग की दुनिया में हुए नए शोध और विकास पर जानकारियां साझा करेंगे। बिष्टुपुर सेंटर फॉर एक्सीलेंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमशेदपुर चैप्टर के चेयरमैन डॉक्टर ए प्रभाकरण ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर चैप्टर 10 साल बाद राष्ट्रीय सेमिनार की मेजबानी कर रहा है और इस बार का थीम है वेल्डिंग, क्लेडिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्रगति। सेमिनार में कुल 110 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा बार्क के उप महाप्रबंधक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, इसरो के अनिल वसानी, IIT मुंबई के अमिता डे, NML के निदेशक संदीप घोष चौधरी सहित कई विशेषज्ञ आ रहे हैं। इसके अलावा आयोजन स्थल पर वेल्डिंग जगत की कंपनियों द्वारा 30 प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं, जो वर्तमान तकनीक की जानकारियां देंगे। वहीं संस्थान के उपाध्यक्ष अरविंद दत्ता राय ने कहा कि वेल्डिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एरोस्पेस से लेकर मिसाइल व टैंक निर्माण में अलग अलग तरह की वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और देश की GDP में इसका योगदान लगभग 2.25% है। कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात की जानकारी हो कि एक नेशनल वेल्डिंग सेमिनार जमशेदपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग की तरफ से, जमशेदपुर ब्रांच की तरफ से किया जा रहा है। और वेल्डिंग एग्जीबिशन भी यहाँ पे है, जिसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरर अपने इक्विपमेंट को दिखाएंगे और बहुत सारे रिसर्च प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री फैब्रिकेशन से, मैन्युफैक्चरिंग से लोग आकर अपने पेपर को प्रेजेंट करेंगे सेमिनार का। और कुल मिला के ये सब करने का एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच में वेल्डिंग के प्रति जागरूकता बढ़े और जो कुछ भी नई चीज़ें जो आ रही हैं वेल्डिंग में, उससे वो आत्मसात हों और उनको अपने कामों में उनको अच्छे तरह से इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। कहाँ से सेमिनार में लोग शामिल होंगे? सेमिनार में लोग शामिल जो हो रहे हैं, सेमिनार में लोग जो शामिल हो रहे हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क से आ रहे हैं, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी NML से आ रहे हैं लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से आ रहे हैं, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT रुड़की और जादवपुर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स अपने अच्छे पेपर के साथ, टेक्निकल जो भी पेपर हैं उनके साथ आके प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। रिसर्च और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर CMRI and R&D टाटा स्टील भी अपनी पेपर इसमें प्रेजेंट करने जा रही है। कुल मिला के 110 पेपर प्रेजेंट करे जाएंगे और करीबन हमारी उम्मीद से ज़्यादा 300 के लगभग डेलीगेट्स इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। सेमिनार की एक और खासियत ये है कि इस सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों से एकेडमिया, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट पीपल, सारे लोग आकर जुटे हैं यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए और उनको क्या नया लगता है और क्या वो नया वेल्डिंग में हुआ है उनका प्रचार प्रसार होगा इस सेमिनार के थ्रू।
और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर स्थित सी एरिया के विभिन्न मंदिरों व उसके आसपास सेवा ही धर्म है संस्था ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान पूरे क्षेत्र की साफ सफाई की गई। संस्था के अभिजीत कुमार के नेतृत्व में बच्चों ने स्वच्छता अभियान चलाकर मंदिर परिसर में उगे हुए झाड़ियों को साफ किया। मंदिर कमेटी और स्थानीय श्रद्धालु भी इन बच्चों के इस उल्लेखनीय प्रयास और सेवा भावना को देख काफी प्रभावित हुए। सभी ने उनकी सराहना की एवं आगे भी इसी तरह सेवा भाव से जनसेवा के कार्य में अग्रसर रहने के लिए प्रेरित किया एवं शुभकामनाएं। और वक्त हो रहा है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहें इंसान झारखंड न्यूज।